नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। इंडिया दैट इज भारत में आपका स्वागत है। इस हफ्ते दुनिया मेरे आगे जंग की ओर थोड़ा और बढ़ती नजर आई। गजा पट्टी के आसमान से हो रही बारूदी बारिश और जमीन पर पसरे मौत के मंजर को रोकने में संयुक्त राष्ट्र संघ असहाय नजर आ रहा है। यह कहें कि अमेरिकी इजरायल गठजोड़ उसे नाकाम करने पर आमादा है। वहीं भारत में इस जंगी माहौल का सियासी फायदा उठाने की कोशिशें जारी हैं। भारत सरकार यूं फिलिस्तीन का समर्थन करती है, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में फिलिस्तीन के समर्थन में धरना प्रदर्शन करना अपराध बना दिया गया है। उधर विधानसभा चुनाव प्रचार की तेज होती रफ्तार के बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक ने एक बार फिर पुलवामा में 40 सैनिकों की शहादत के लिए केंद्र की मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। खास बात यह है कि उनका यह इंटरव्यू राहुल गांधी ने लिया, जो काफी चर्चा में है। वहीं अपनी खुददारी और क्रिकेट के प्रति समर्पण के लिए जीवन भर चर्चित रहे महान क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी ने जिंदगी की पारी को विराम देते हुए दुनिया को अलविदा कह दिया। और सबसे दुखद खबर ये कि कतर में 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को फांसी की सजा सुना दी गई, जो मोदी सरकार की कूटनीति पर एक बड़ा सवाल है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये तस्वीरें बताती हैं कि जंगखोरों के लिए इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। इजरायली हमले से हमास का ठिकाना कहे जाने वाले गजा पट्टी में अब तक 6,500 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इनमें करीब 3,000 बच्चे हैं। इसके अलावा 6 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। हमास के हमले में इजरायल के 1300 लोग मारे गए थे और 224 बंधक बने थे। काफी दिनों से जमीनी हमले की चेतावनी दे रहे इजरायल ने 26 अक्टूबर को आखिरकार गजा में प्रवेश कर लिया। टैंकों के जरिए टारगेटेड रेड की गई। यह नियमित जमीनी ऑपरेशन तो नहीं था, लेकिन संकेत साफ है कि लड़ाई ज्यादा गंभीर दौर में प्रवेश करने वाली है। इस ऑपरेशन से पहले गजा पर 250 से ज्यादा हवाई हमले किए गए। हमास ने दावा किया कि इजरायल की हवाई बमबारी में अब तक करीब 50 बंधकों की मौत हो चुकी है। ऐसे मामलों में संयुक्त राष्ट्र संघ से उम्मीद की जाती है कि वो जंग रोकने के गंभीर उपाय करे, लेकिन अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में युद्ध विराम को लेकर रखे गए प्रस्तावों को वीटो कर दिया। रूस और चीन ने इजरायल का समर्थन करने के लिए रखे गए अमेरिकी प्रस्ताव को वीटो कर दिया। महाशक्तियां जिस तरह इजरायल के समर्थन और विरोध में बट रही हैं, उससे जंग जल्द थमती नजर नहीं आ रही। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरस ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे इजरायल भड़क गया। गुतरस ने गजा पट्टी के उत्तर से दक्षिण तक नागरिकों को निकालने का आदेश देने के लिए इजरायल की आलोचना की। उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमास का हमला शून्य में नहीं हुआ था। फिलिस्तीनियों को 56 वर्षों से दम घुटने वाले कब्जे का सामना करना पड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि फिलिस्तीनी लोगों की शिकायतें हमास के भयानक हमलों को उचित नहीं ठहरा सकती। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के इस बयान ने दरअसल अन्याय का वो इतिहास सामने ला दिया है जिसे इजरायल हमेशा पर्दे में रखना चाहता है। इजरायल इससे काफी खफा है और उसने महासचिव गुतरेस से इस्तीफे की मांग की है। इजरायल और उसके समर्थक पश्चिमी देशों के रवैये से साफ लग रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ उनके लिए कोई खास मतलब नहीं रखता अगर वो उनकी योजनाओं के आड़े आता है। ऐसे में डर है कि कहीं इसका हश्र भी लीग ऑफ नेशंस जैसा ना हो, जिसका गठन प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थायी शांति के लिए हुआ था, लेकिन दूसरा विश्व युद्ध रोकने में वो बुरी तरह नाकाम रहा और खत्म हो गया। इजरायल की बमबारी की बड़ी कीमत गजा में रहकर रिपोर्टिंग करने वाले पत्रकार चुका रहे हैं। 24 अक्टूबर की रात इजरायल के हवाई हमले में अल जजीरा के रिपोर्टर वायल अल दहदौह के पूरे परिवार की मौत हो गई। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट यानी सीपीजे ने कहा है कि गजा में रिपोर्टिंग कर रहे कम से कम 24 पत्रकारों की अब तक मौत हो चुकी है। मारे गए पत्रकारों में 20 फिलिस्तीनी, 3 इजरायली और 1 लेबनानी है।
ये उन पत्रकारों से अलग हैं जो इजरायली सेना के साथ नत्थी होकर हवाई हमलों को आतिशबाजी की तरह कवर कर रहे हैं। ना इस खतरे का अंदाजा उन भारतीय न्यूज चैनलों के पत्रकारों को लग सकता है जो स्टूडियो या होटल से इजरायल की शक्ति और पीड़ा दिखाने में जी जान से जुटे हैं। वैसे भी भारत में इस जंग का इस्तेमाल इस्लामोफोबिया बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। न्यूज चैनलों ने तो इसके लिए हर हद तोड़ने की कसम खा ली है। इसे मुसलमानों और यहूदियों का संघर्ष बताते हुए बीजेपी और उससे जुड़े संगठन खुलकर इजरायल का साथ दे रहे हैं, जबकि इजरायल के विरोध में प्रदर्शन करने वालों पर पुलिसिया कार्रवाई हो रही है। 23 अक्टूबर को कई छात्र संगठनों के कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये लोग इजरायली दूतावास पर प्रदर्शन करने जा रहे थे। हैरानी की बात यह है कि भारत सरकार की नीति आजाद फिलिस्तीन के पक्ष में है, लेकिन सड़क पर फिलिस्तीन की पीड़ा का सवाल उठाना जुर्म बन गया है। तो क्या विदेश नीति को भी चुनावी बिसात पर इस्तेमाल करने की रणनीति अपनाई जा रही है? शायद हां। यही वजह है कि बीजेपी की ओर से विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस को हमास का हमदर्द बताने की कोशिश हो रही है। ये 5 राज्यों में हार की आशंका से उपजी बौखलाहट भी कही जा सकती है। कई चुनावी सर्वे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में कांग्रेस की जीत का संकेत दे रहे हैं, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस को मुकाबले में लाकर बड़ा उलटफेर कर दिया है। उन्होंने दोबारा सरकार बनने पर हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपए सालाना देने की घोषणा की है। इसके पहले 25 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा, 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा, सिर्फ 500 रुपए में गैस सिलेंडर, कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम, 1.25 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन, इन जैसी योजनाओं को लागू करके अशोक गहलोत उस राजस्थान में अपनी सरकार को दोबारा बनाने की संभावना जगा रहे हैं जहां हर 5 साल में सरकार बदलने का रिवाज है। वोटरों पर अशोक गहलोत का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। 5 साल में कैसा काम हुआ? बढ़िया काम हुआ सब गहलोत का। क्या काम बढ़िया हुआ है? क्यों? चिरंजी योजना कर दी, 25 लाख का तो पेंशन कर दिया, गेहूँ मिल रहे हैं और क्या मिल रहे हैं। गहलोत ये मोदी ने क्या करा ना बताओ, जाति छुआ और कुछ भी नहीं कराया। फोन दे दिया ना? हैं? फोन दे दिया। हाँ फोन दे दिया। सारा काम गहलोत ने बढ़िया कराया। हम तो गहलोत कह देंगे, दोबारा सरकार गहलोत की लाएंगे। कई बीमारियां ऐसी हो जाती है लोगों को कि उनके घर, मकान, दुकान, जेवर सब कुछ बिक जाता है। वो फ्री हो चुका है उसके लिए, तो उसकी बीमारी पे भी ध्यान दिया जा रहा है। अभी ट्रॉमा के बगल में एसएमएस का एक नया और मेडिकल कॉलेज बिल्कुल बना दिया है, मतलब प्राइवेट जैसा बना दिया है बिल्कुल उसको। चिरंजीवी उसके अंदर लाभान्वित है सब। अंदर से सारी दवाइयाँ फ्री हो जाती है आजकल। जो सरकारी अस्पताल में जो दवाइयाँ हैं उनकी मतलब सब कुछ मिल जाता है वहाँ पर। अच्छा। बाहर से लेने की कुछ दिक्कत ही नहीं आती हमको। थोड़ी बहुत जो होती है एक दो दवाइयाँ वो बाहर से डॉक्टर बता देते हैं, वो ले लेते हैं हम। लेकिन कई दफ़ा तो सुनने में आता है ना कि अस्पताल के अंदर तो दवाइयाँ मिलती नहीं है, ताकि आप जैसे दुकानदार लोग हैं उनको ज़्यादा फायदा हो। अस्पतालों में कहाँ मिलती है दवाइयाँ? नहीं, आजकल है, पूरी फैसिलिटी है। जो मिल जाती है वो बाहर की दवाइयाँ लिखते नहीं। जो मुख्यमंत्री साहब उन्होंने कहा हुआ है डॉक्टरों को कि आपको सारी दवाइयाँ अंदर की ही लिखनी है, बाहर की एक भी दवाइयाँ नहीं लिखनी है। तो वो लिख लिए, डर के हमारे कोई भी नहीं लिखता। अच्छा। बाहर की दवाइयाँ ये वो भी, हाँ जो लिखते हैं ना वो पर्चियों के कभी कभार जैसे जो इमरजेंसी होता है कि भाई क्रॉस नहीं करा उस पर, ये बाहर से ले लेते हो, वैसे बता। जाहिर है बीजेपी राजस्थान की बदलती हवा से बेचैन है। आरोप है कि इसी वजह से गुरुवार को राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से जुड़े परिसरों पर अचानक प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की छापेमारी शुरू हो गई। यही नहीं, मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत को भी समन जारी किया गया है। ईडी और बीजेपी के रिश्तों को देखते हुए इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई ही माना जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ईडी की तुलना टिड्डी दल से की और शुक्रवार को 5 नई गारंटियों की घोषणा कर दी। इनमें गोधन गारंटी यानी पशुपालकों से 2 रुपए किलो की दर से गोबर खरीदने की गारंटी, फ्री लैपटॉप टैबलेट गारंटी, कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हर छात्र को पहले ही साल मुफ्त टैबलेट देने की गारंटी, प्राकृतिक आपदा राहत गारंटी यानी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में हर परिवार के लिए 15 लाख रुपए का मुफ्त बीमा देने की गारंटी और अंग्रेजी शिक्षा की गारंटी। राजस्थान सरकार करीब 3000 सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोल चुकी है। अब हर विद्यार्थी को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा की गारंटी दी जा रही है। इसके अलावा ओपीएस गारंटी, सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने का ऐलान कर चुकी है और अब उसका कहना है कि सरकार बनी तो तुरंत एक एक्ट बनाया जाएगा।
ईडी की छापेमारी की इस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ता भी भड़क गए और उन्होंने प्रदेश भर में प्रदर्शन शुरू कर दिया। यहां तक कि ईडी के दफ्तर का भी घेराव हुआ। यही नहीं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रतिद्वंदी कहे जाने वाले सचिन पायलट ने तुरंत दिल्ली पहुंचकर बीजेपी पर जबरदस्त हमला बोला। हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए, मैं समझता हूं, राहुल गांधी जी से। उनके ऊपर भी नाना प्रकार के केस थोपे गए। ईडी ने कई बार उनको बुलाया, हर बार वो पेश हुए, अपनी बात को रखा। इसलिए कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं को डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग ये चुनाव मजबूती से लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। तो ये जो कोशिश की गई है आज के दिन कि चुनाव से ठीक पहले जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तब आप इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये बात सब लोग समझ रहे हैं कि कार्रवाई क्यों करनी पड़ रही है। अगर वो चुनाव जीत रहे होते, बहुमत की तरफ बढ़ रहे होते, तो शायद इस प्रकार की कार्रवाई होती। तो जो टाइमिंग है, जो इंटेंट है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो संदिग्ध है, सस्पिशियस है। माहौल को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि ईडी के छापे ने कांग्रेस में नई जान फूंक दी है, यानी बीजेपी का दांव उल्टा पड़ा है। बीजेपी के लिए असहज करने वाली एक खबर मिजोरम से भी आई है, जहां 7 नवंबर को वोट पड़ने हैं। वहां के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने कहा है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। उनकी पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा है। लेकिन जोरमथांगा ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा, मैं प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा नहीं करूंगा क्योंकि वो बीजेपी से हैं और मिजोरम के सभी लोग ईसाई हैं। मणिपुर में मैतेई लोगों ने सैकड़ों चर्च जलाए। यहां के सभी लोग इस विचार के खिलाफ हैं। ऐसे में यदि प्रधानमंत्री यहां आते हैं तो ये उनके लिए भी बेहतर होगा कि वो मंच पर अकेले रहें और मेरे लिए भी कि मैं अपने अलग मंच पर रहूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पिछले दिनों मिजोरम जाकर लोगों को बीजेपी से सावधान किया था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी पूर्वोत्तर में आरएसएस की विचारधारा को फैलाने के लिए एमएनएफ जैसी पार्टियों का इस्तेमाल कर रही है। इसके बाद मुख्यमंत्री जोरमथांगा के लिए बीजेपी के साथ दिखना और भी मुश्किल हो गया। लेकिन एक सहयोगी पार्टी के मुख्यमंत्री की ओर से प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा न करने का ऐलान वाकई अभूतपूर्व घटना है। साथ ही पीएम मोदी के प्रचार के लिए मिजोरम जाने की खबर ने उनके मणिपुर न जाने के मुद्दे को भी गरमा दिया है, जो करीब 6 महीने से जल रहा है। आपकी क्या राय है उसके बारे में, पुलवामा के बारे में? पुलवामा के बारे में मैं ये तो नहीं कहता इन्होंने कराया, बट पुलवामा में इन्होंने उसको इग्नोर किया और पॉलिटिकल इस्तेमाल किया अपने लिए, क्योंकि उसमें इनकी स्पीचेस हैं जिसमें ये कहता है कि जब वोट देने जाओ तो पुलवामा की शहादत को याद रखना। जैसे ही मैंने पुलवामा के बारे में सुना, मुझे पता लगा कि हमारे जो शहीद हैं एयरपोर्ट आ रहे हैं जी, तो मैं सीधा एयरपोर्ट गया। हमारी सिक्योरिटी वालों ने मुझे कहा कि नहीं 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 आप मत जाइए, मगर मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। तो मैं एयरपोर्ट में चला गया और एयरपोर्ट में उस टाइम मुझे कमरे में बंद कर दिया और मुझे कहा कि देखिए आप कमरे से नहीं निकल सकते। मैंने कहा मतलब? तो उधर वो सब शहीद आए थे, वहाँ पे आर्मी के लोग थे, प्रधानमंत्री आ रहे थे और मुझे मतलब लिटरली चाबी से बंद किया कि आप बाहर नहीं जा सकते। मैंने सिक्योरिटी वालों से बोला ये मतलब ऐसे कैसे कर सकते हैं, और फिर लड़के मैं वहाँ से निकला तो मुझे लग रहा था कि एक पूरा वहाँ पे शो सा क्रिएट हो रहा था। हाँ वो था ही, वो प्रधानमंत्री को श्रीनगर जाना चाहिए था, राजनाथ सिंह आए थे, मैं था, हम लोगों ने श्रद्धांजलि दी थी, प्रधानमंत्री को उसी दिन जाना चाहिए था। नहीं मगर मुझे उसमें क्या शौक लगा कि ऐसे लग रहा था कि एक कोई बड़ा इवेंट सा हो रहा है ना इसके लिए, और वहाँ पे प्रधानमंत्री आए हैं और ये पूरा मतलब जैसे देश को दिखा रहे हैं कि भैया देखो काफ़ी डिस्टेस्टफुल। ये राहुल गांधी का नया अवतार है। ऐसा लगता है कि गोदी मीडिया से शिकायत करके थक चुके राहुल गांधी ने अब खुद कमान संभाल ली है। इस चर्चित वीडियो में वे जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू लेते दिख रहे हैं। वैसे इसे संवाद नाम दिया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के कड़े आलोचक रहे सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर 2019 के चुनाव के पहले पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत के लिए सीधे मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने उन्हें चुप रहने को कहा था। साथ ही पीएम मोदी ने इस घटना का इस्तेमाल 2019 के चुनाव में वोट बटोरने के लिए किया था।
सत्यपाल मलिक ने कहा कि जवानों को ले जाने के लिए सीआरपीएफ ने 5 जहाज मांगे थे, पर सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी। जवानों को असुरक्षित रास्ते से जाने पर मजबूर किया गया। उन्होंने किसानों की एमएसपी, मणिपुर की हिंसा, जम्मू कश्मीर में चुनाव न कराने से लेकर अडानी की कंपनियों को बेजा लाभ पहुंचाने तक के लिए मोदी सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एक भविष्यवाणी भी कर दी। उन्होंने कहा, मैं लिख कर देता हूं कि मोदी सरकार अब नहीं आएगी। वैसे राहुल गांधी ने विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडियन नेशनल इंक्लूसिव डेवलपमेंटल अलायंस यानी इंडिया रखकर सरकार की मुसीबत पहले से बढ़ा रखी है। नतीजा यह है कि बीजेपी और आरएसएस की ओर से इंडिया की जगह भारत कहने कहलाने का जोर बढ़ रहा है। मसला यहां तक पहुंच गया है कि एनसीईआरटी की किताबों से इंडिया शब्द हटाकर भारत लिखने की तैयारी हो रही है। एनसीईआरटी यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने पाठ्यपुस्तकों में इंडिया की जगह भारत लिखने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इसे अगले शैक्षणिक वर्ष से लागू किया जाएगा। कई लोगों का कहना है कि इंडिया नाम अंग्रेजों ने दिया था, इसलिए उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जबकि अंग्रेजों ने भारत आने से पहले ही ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, यानी इंडिया नाम तब भी प्रचलित था। सच्चाई यह है कि सिंध को ग्रीक में इंडस कहा गया है, सिंध नदी को, और इस नदी के इस पार के इलाके को इंडिया। यूनानी इतिहासकार मेगस्थनीज ने इंडिका नाम से एक किताब लिखी थी जो मौर्यकालीन भारत के बारे में प्रामाणिक जानकारी देती है, यानी आंखों देखा हाल। वो 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में बतौर राजदूत तैनात किया गया था। सैकड़ों साल पहले ईसा के इंडिका नाम प्रचलित था, ये पता चलता है। इसी वजह से संविधान के अनुच्छेद 1 में इंडिया दैट इज भारत के रूप में इस देश का वर्णन किया गया है। पर विपक्ष ने जब से अपने गठबंधन का नाम इंडिया किया है, बीजेपी के लोग इस नाम से बिदकने लगे हैं। एनसीईआरटी का फैसला इसी का नतीजा है। आलोचकों का कहना है कि मोदी सरकार ऐसे तमाशे करती रहती है। इंडिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111वें नंबर पर आया है, जो शर्मनाक है। देश का नाम भारत करने से इस भुखमरी और भीषण बेकारी से देश को निजात नहीं मिलने वाली। पर आलोचकों की कम से कम मोदी सरकार को कोई परवाह नहीं है। उसे लगता है कि बीते लगभग 9.5 सालों में उसने शानदार काम किया है। कमी है तो बस प्रचार की। पिछले दिनों सेना को प्रचार के काम में लगाने की खबर आई थी, लेकिन लगता है कि बात इससे बन नहीं रही है। तो अब खबर है कि तमाम सरकारी अफसर मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों का प्रचार करने के लिए पंचायत स्तर पर रथ लेकर जाएंगे। भारतीय प्रशासनिक सेवा के इन अधिकारियों को रथ का प्रभारी बनाया गया है और इन प्रभारी अधिकारियों को रथी कहा जाएगा। इन जिला रथ प्रभारियों की तैनाती सभी 765 जिलों में की जानी है। विपक्ष इसे लेकर बिफरा हुआ है। इसे सरकारी मशीनरी के राजनीतिक दुरुपयोग का मामला बता रहा है। बहरहाल चुनाव आयोग ने उन राज्यों में इस यात्रा को ले जाने पर रोक लगा दी है जहां चुनावी आचार संहिता लग चुकी है। यह रोक 5 दिसंबर तक जारी रहेगी। इस बीच एक परेशान करने वाली खबर कतर से आई है, जहां भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। इन्हें अगस्त 2022 में गिरफ्तार किया गया था। कतर प्रशासन का दावा है कि ये लोग इजरायल के लिए जासूसी कर रहे थे, जिससे जुड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बरामद कर लिया गया है। विदेश मंत्रालय इन पूर्व सैनिकों को कानूनी मदद दे रहा था, लेकिन फांसी रोकने पर नाकाम रहा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो फांसी की सजा के फैसले से हैरान है। वाकई ये दुखी करने वाली खबर है और मोदी सरकार की बड़ी कूटनीतिक असफलता भी। इससे साबित हुआ है कि नत्थी मीडिया से विश्वगुरु का डंका बजवाना एक बात है, पर विश्व पटल पर अपनी मांग मनवाने के लिए कूटनीतिक कुशलता की जरूरत होती है। इस हफ्ते भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और महान स्पिन गेंदबाज बिशन सिंह बेदी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। 23 अक्टूबर को दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली। वे 77 साल के थे। उनका जन्म 25 सितंबर 1946 को अमृतसर में हुआ था। 1969 में उन्हें भारतीय टेस्ट टीम के लिए चुना गया और 1976 में मंसूर अली खां पटौदी के हटने के बाद उन्होंने भारतीय टीम की कप्तानी संभाली थी।
वे इरापल्ली प्रसन्ना, बीएस चंद्रशेखर और एस वेंकट राघवन के साथ भारतीय स्पिन की मशहूर चौकड़ी के हिस्सा थे। उन्होंने भारत के लिए 67 टेस्ट मैच खेले और 266 विकेट लिए। क्रिकेट में बिशन सिंह बेदी के योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। बेदी की स्पिन गेंदबाजी में खास तरह का कलात्मक कौशल था जिसने उन्हें काफी शोहरत दिलाई थी। वे दुनिया के पहले ऐसे कप्तान रहे जिन्होंने अपनी टीम की जीत करीब होने के बावजूद गलत एम्पायरिंग का विरोध कर मैच गंवा दिया था। घटना 1978 की है जब भारत पाकिस्तान के साहिवाल में एक दिवसीय मैच खेल रहा था। भारत को 14 गेंदों पर 23 रनों की जरूरत थी और 8 विकेट बचे हुए थे। पाकिस्तान के तेज गेंदबाज सरफराज नवाज ने तब लगातार 4 बाउंसर फेंकी, लेकिन एम्पायर ने उनमें से एक को भी वाइड करार नहीं दिया था। अंपायर के इस रवैये के विरोध में बेदी ने अपने बल्लेबाजों को मैदान से वापस बुला लिया था। बिशन सिंह बेदी अपनी साफगोई के लिए खास तौर पर जाने जाते थे। क्रिकेट के प्रशासकों से उनकी कभी नहीं बनी। वे खिलाड़ियों के हक में आवाज उठाते रहते थे। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम जब बीजेपी के दिवंगत नेता अरुण जेटली के नाम पर किया गया तो उन्होंने इसका खुलकर विरोध किया। उन्होंने साफ कहा था कि अरुण जेटली का खेल में कोई योगदान नहीं है। बिशन सिंह बेदी को हार्दिक श्रद्धांजलि। कार्यक्रम के अंत में पेश है हिंदी के अमर जन कवि गोरख पांडेय की फिलिस्तीन पर लिखी गई एक कविता। फिलिस्तीन एक समूची जमीन है। फिलिस्तीन एक समूची जमीन है और जमीन से मुकम्मल प्यार, इसलिए तुम्हारी मार से बाहर है। फिलिस्तीन आजादी का जरूरी भविष्य है जनरल। फिलिस्तीन आजादी का जरूरी भविष्य है जनरल। फिलिस्तीन लोहू और इस्पात से फूटता हुआ गुलाब है, कभी ना मुरझाने वाला गुलाब जो आखिर में उगेगा तुम्हारी कब्र पर। आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत और अपनी प्रतिक्रियाएं हमें office@monetics.in पर जरूर भेजें। नमस्कार।